नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार सोम और कुंडनी असुर की नगरी से भागने में सफल रहे। अब विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 18। चंपा में। मगध सेनापति चंडभद्रिक ने पट मंडप में प्रवेश करके कहा, मित्रों, अब वैशाली के केवल 5 ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्हीं 5 दिनों में मागधी सेना का और चंपा के प्राचीन राज्य के भाग का निपटारा होना है। यदि हम बैसाखी के दिन चंपा के दुर्ग में प्रवेश कर पाते हैं तो मगध साम्राज्य का विस्तार सुदूर पूर्व के संपूर्ण द्वीप समूह पर हो जाएगा। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चय मागधी सेना का यही क्षय होगा और हम में से एक भी चंपा महारण्य को पार कर जीवित मगध नहीं लौट सकेगा। मंडप में बहुत से सेनानायक, उपनायक आदि सेनापति भद्रिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के वाक्य सुनकर एक ने कहा, परंतु बनते सेनापति, हम बहुत ही विपन्नावस्था में हैं। आर्यवर्षकार ने हमें सहायता नहीं भेजी। मगध की इस पराजय का दायित्व हम पर नहीं, आर्यवर्षकार पर है। नहीं बनते, ऐसा नहीं। जय पराजय का उत्तरदायित्व तो हम ही पर है। हमें अपने बलबूते पर जो करने योग्य है करना चाहिए। पर बनते सेनापति, हमने 3 मार्ग से दुर्ग को घेर रखा है। ये कोई साधारण बात नहीं। चाहे जो भी हो, परंतु यदि बैसाखी के दिन हम दुर्ग में प्रविष्ट न हो सके तो साम्राज्य की ऐसी क्षति होगी जिसका प्रतिकार शताब्दियों तक न हो सकेगा। यूं कहना चाहिए कि सुदूर पूर्व की सारी आशाएं सदा के लिए लुप्त हो जाएंगी। व्रज, क्या रसद की कुछ आशा है? खेद है कि नहीं। तब तो हम जो कुछ कर सकते थे सो कर चुके। फिर भी बनते सेनापति, हमें कुछ समय निकालना चाहिए। संभव है कि राजगृह से सहायता मिल जाए, परंतु हमारे सभी सैनिक घायल हैं। एक भी अश्व युद्ध के काम का नहीं। हम भूख, प्यास और घावों से जर्जरित हैं। यदि हम युद्ध जारी रखते हैं तो इसका अर्थ आत्मघात करना होगा। क्या इससे अच्छा ये ना होगा कि हम चंपा नरेश महाराज दधिवाहन की संधि शर्तें स्वीकार कर लें? मैं समझता हूं कि निश्चित पराजय की अपेक्षा ही अच्छा है। क्या यार भद्रिक की वाणी में सुन रहा हूं? किसी ने उच्च स्वर से कहा। जिनके शौर्य की यशोगाथा परशुपुरी के शासन अनुशासन गाते नहीं अघाते। भद्रिक ने सिर ऊंचा करके कहा, कौन है आयुष्मान? एक कोने से सोमप्रभ उठकर सेनापति के सम्मुख आया। वो साधारण किसान के वस्त्र पहने था। सेनापति ने उसे सिर से पैर तक घूर कर कहा, कौन हो तुम आयुष्मान? ऐसे कठिन समय में ऐसे तेजस्वी वचन कहने वाले? बनते सेनापति, मेरा नाम सोमप्रभ है। मैं राजगृह से सहायता लेकर आया हूं। ये आर्यवर्षकार का पत्र है। युवक के वचन सुनकर सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। सेनापति ने पत्र लेकर मुहर तोड़ी और शीघ्रता से उसे पढ़ा। फिर कुछ चिंतित होकर कहा, परंतु सहायता कहां है सौम्य? आर्यवर्षकार का आदेश है कि बैसाखी के दिन चंपा में प्रवेश करना होगा। वो प्रच्छन्न है बनते सेनापति, परंतु हमारा कार्यक्रम? क्या मैं निवेदन करूं आर्य? अवश्य। आर्यवर्षकार ने तुम्हारे विषय में मुझे कुछ आदेश दिए हैं। तब ठीक है। बैसाखी के दिन सूर्योदय होने पर चंपावासी जो दृश्य देखेंगे वो चंपा दुर्ग पर फहराता हुआ मागधी झंडा होगा। परंतु ये तो असाध्य साधन है आयुष्मान, कैसे होगा? ये मुझ पर छोड़ दीजिए बनते सेनापति। सेनापति ने अब अचानक कुछ स्मरण करके कहा, परंतु तुम शिविर में कैसे चले आए सौम्य? किसी भांति आज का संकेत शब्द जान गया था बनते। ये तो साधारण बात नहीं है आयुष्मान। तो बनते सोमप्रभ साधारण तरुण नहीं है, सो तो देखूंगा। पर तुम करना क्या चाहते हो? अभी हमारे पास 4 दिन है। इसी बीच में बहुत काम हो जाएगा। पर 4 दिन हम खाएंगे क्या? आज रात को रसद मिल जाएगी। परंतु प्रतिरोध कैसे पूरा होगा? हमारे पास तो युद्ध के योग्य 100 सशस्त्र योद्धा आज रात को आपके पास पहुंच जाएंगे। केवल 100? आपको करना ही क्या है बनते? केवल प्रतिरोध ही ना। परंतु शत्रु के बाण जो हमें बेधे डालते हैं, हमारे पास रक्षा का कोई साधन नहीं है। ये तो बहुत सरल है बनते। उधर बहुत सी टूटी नौकाएं पड़ी हैं, उनमें रेत भरकर उनकी आड़ में मजे से प्रतिरोध किया जा सकता है। मैंने सिंधु नद के युद्ध में गांधारों का यह कौशल देखा है। तुम क्या गांधार हो वत्स? नहीं नहीं, मैं मागध हूं। मैंने तक्षशिला में आचार्य पद बहुलाश्व से शिक्षा पाई है। अरे आयुष्मान, तुम वैश्य बहुलाश्व के अंतेवासी हो? साधु,
साधु, तुम्हारी युक्ति बहुत अच्छी है। बस कुछ नावों को आज रात के अंधेरे में यहां खींच लाया जाए और उनमें रेत भर दिया जाए, ये तो हो जाएगा। परंतु तुम्हारे 100 सैनिक रात को तीसरे पहर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मैं तब तक एक चक्कर नगर का लगाकर उसका मानचित्र तैयार करता हूं। तुम्हें कुछ चाहिए आयुष्मान? कुछ नहीं बनते, परंतु अब मैं चला। सोमप्रभ सेनापति का अभिनंदन करके चल दिया। मागध योद्धाओं की सूखी आशा लता पल्लवित हो उठी। घायल योद्धा भी वीर दर्प से हुंकार भरने लगे। शत्रुपुरी में मित्र। सोम बहुत से गली कूचों का चक्कर लगाते विधि और राजपथ को पार करके तंग गली में छोटे से मकान पर पहुंचा। वहां उन्होंने द्वार पर आघात किया। अधेड़ वय के एक बलिष्ठ पुरुष ने द्वार खोला। सोम भीतर गए। वो पुरुष भी द्वार बंद कर भीतर गया। भीतर आंगन में एक भारी भट्टी जल रही थी। वहां बहुत से शस्त्र बन रहे थे। अनेक कारीगर अपने अपने काम में जुटे थे। जिसने द्वार खोला था वो कोई 40 वर्ष की आयु का पुरुष था। उसका शरीर बलिष्ठ और दृढ़ पेशियों वाला था। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ थी। उसने कहा, ओ मित्र, सेनापति का क्या विचार रहा? वे सब निराशा में डूब रहे थे पर अब उत्साहित हैं। किंतु मित्र अश्वजित, अब सब कुछ तुम्हारी सहायता पर निर्भर है। कहो क्या करना होगा? बहुत सीधी बात है। दक्षिण बुर्ज पर बैशाखी के दिन 3 पहर रात गए मेरे भाई का पहरा है। अच्छा, फिर? अभी आपका काम है कि आप चुने हुए भट्टों को लेकर ठीक समय पर बुर्ज पर चढ़ जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन कितने आदमी चाहते हो? 20 से अधिक नहीं। परंतु मित्र, दक्षिण बुर्ज नदी के मुहाने पर है और चट्टान अत्यंत ढालू है। उधर से बुर्ज पर चढ़ना मृत्यु से खेलना है। मृत्यु से तो खेल ही रहे हैं मित्र, यही ठीक रहेगा। हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, इसके बाद की योजना वहीं बन जाएगी। ठीक है मित्र। और कुछ? अजीब, बहुत कुछ मित्र। हमारे पास यथेष्ट शस्त्र तैयार है। मैंने मागध नागरिकों को बहुत से शस्त्र बांट दिए हैं। बैशाखी के प्रातः ज्यों ही दुर्ग द्वार पर आक्रमण होगा, नगर में विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह? अच्छी बात है, परंतु मुझे अभी आवश्यकता है। किस चीज़ की? 100 सशस्त्र सैनिकों की, जिनके पास 5 दिन के लिए भोजन भी हो। अच्छा, वो तो मिल जाएंगे। और थोड़ी रसद और। सेनापति भूखों मर रहे हैं। रसद और सैनिक आज रात को पहुंच जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। परंतु किस प्रकार मित्र? उसी दक्षिण बुर्ज के नीचे से। उधर पहरा नहीं है और एक मछुआ मेरा मित्र है। मेरे आदमी शिविर में 3 पहर रात गए तक पहुंच जाएंगे। कोई कानो कान न जान पाएगा। वाह मित्र वाह, ये व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। परंतु तुम्हारे पास मछुआ मित्र की मुझे भी आवश्यकता होगी। कब? उस बैशाखी की रात को। ओह, समझ गया। सैनिकों को पहुंचाकर वो अपनी डोंगी सहित वहीं कहीं कछार में 4 दिन छिपा रहेगा। फिर समय पर आप उससे काम ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तो अब मैं आर्य को ये सुसंवाद दे दूं? बिल्कुल, और मेरा अभिवादन भी मित्र। सोमप्रभ ने लोहार का आलिंगन किया और वो वहां से चल दिया। परशुपुरी का रत्न विक्रेता। चंपा के पांथागार में परशुपुरी के एक विख्यात रत्न विक्रेता कई दिन से ठहरे थे। उनके ठाट बाट और वैभव को देखकर सभी चंपा निवासी चमत्कृत थे। पांथागार के सर्वोत्तम भवन में उन्होंने डेरा किया था और राज्य की ओर से उनकी रक्षा के लिए बहुत से सैनिक नियुक्त कर दिए गए थे। रत्न विक्रेता को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। लोग उनके संबंध में भांति भांति का अनुमान लगा रहे थे। इसका कारण यह था कि उनके सेवकों में अदना से आला तक सभी शाह खर्च थे। वे कारशापण का सौदा खरीदते और स्वर्ण दम्म लेकर फिरती लेना भूल जाते। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ण को वे मिट्टी समझते हैं। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु थी रत्न विक्रेता की पुत्री, जो प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में अश्व पर सवार हो दासियों और शरीर रक्षकों के साथ नित्य नियमित रीति से वायु सेवन को जाती तथा मार्ग में स्वर्ण रत्न दरिद्र नागरिकों को हंसती हुई लुटाती जाती। उसके अद्भुत अनोखे रूप, असाधारण अश्व संचालन और अविरल दान से इन 4-5 ही दिनों में परशुपुरी के रत्न विक्रेता के वैभव और उसके व्यक्तित्व के संबंध में भांति भांति की झूठी सच्ची चर्चा नगर में फैल रही थी। अभी 2 दिन पूर्व उनसे मिलने नगर के महासेठी धनिक आए थे और रत्न विक्रेता तथा उनकी पुत्री को उन्होंने कल निमंत्रण दिया था। और आज स्वयं चंपा के अधीश्वर परम परमेश्वर महाभट्टारक श्री दधिवाहन देव पंथागार में पधार रहे थे।
इसी से पांथागार के द्वार मंडप और लताओं से सजाए गए थे। भीतर बाहर बहुत सी दीपावलियां सजाई जा रही थी। सैकड़ों मनुष्य काम में जुटे थे। राजमार्ग पर अश्वारोही सैनिक प्रबंध कर रहे थे। रात्रि का प्रथम पहर बीतने पर चंपाधिपति ने पांथागार में राजकुमारी चंद्रभद्रा के साथ प्रवेश किया। परशुपुरी के उस रत्न विक्रेता ने द्वार पर आकर महाराज और राजकुमारी का स्वागत किया और सादर एक उच्चासन पर बैठाकर अपनी पुत्री से महाराज का अर्घपाद्य से सत्कार कराया। रत्न विक्रेता के विनय और उससे अधिक उसकी पुत्री के रूप लावण्य को देखकर महाराज दधिवाहन मुग्ध हो गए। कुमारी चंद्रप्रभा ने हाथ पकड़कर हंसते हुए रत्न विक्रेता की पुत्री को अपने निकट बैठा लिया। महाराज ने कहा, चंपा में आपका स्वागत है सेठी। हमें आपको देखकर प्रसन्नता हुई है। मैंने सुना है कि आप बहुत अमूल्य रत्न लाए हैं। राजकुमारी उन्हें देखना चाहती हैं। रत्न विक्रेता ने अत्यधिक झुककर महाराज का अभिवादन किया। फिर एक दास को रत्न मंजूषा लाने का संकेत किया। दास कौशे मंडित पट्ट पर मंजूषा रख गया। उसमें से बड़े बड़े तेजस्वी मुक्ताओं की माला लेकर रत्न विक्रेता ने कहा, देव चंपाधिपति प्रसन्न हो। ये मुक्ता माल मोल लेकर बेचने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। यदि देव की अनुमति हो तो मैं ये मुक्ता माला राजकुमारी को अर्पण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। उन बड़े बड़े उज्जवल असाधारण मोतियों को महाराज दधिवाहन आंख फाड़ फाड़ कर देखते रह गए। रत्न विक्रेता ने आगे बढ़कर वह अमूल्य मुक्ता माल राजकुमारी के कंठ में डाल दी। राजकुमारी ने आनंद से विह्वल होकर दोनों हाथों में वो माला थाम ली। उसके बाद रत्न विक्रेता ने कहा, अब यदि अनुमति पाऊं तो बिक्री योग्य कुछ रत्न सेवा में लाऊं। कदाचित कोई राजकुमारी को पसंद आ जाए। उसने संकेत किया और दास ने बड़ी बड़ी रत्न मंजूषाएं कौशेय पट्ट पर रख दी। उनमें एक से एक बढ़कर रत्नाभरण भरे पड़े थे। राजकुमारी ने कुछ आभरणों को छांट लिया, किंतु महाराज दधिवाहन उन सब असाधारण रत्नों से अधिक रत्न विक्रेता के कान्य रत्न की ओर आकर्षित हो रहे थे, जो रह रहकर बंकिम कटाक्ष से उन्हें पागल बना रही थी। चंपाधिपति ने बहुत से रत्नाभरण खरीदे। अंत में उन्होंने उठते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस समय मागध सैन्य ने चंपा को घेर रखा है। इससे आपको और आपकी सुकुमार कन्या को असुविधा हुई होगी। मेरी पुत्री का देव को इतना ध्यान है, इसके लिए अनुग्रहित हूं। यह बिना माता की पुत्री है। महाराज, राजकुमारी ने इसे सखी की भांति अपनाकर जो प्रतिष्ठित किया है, उससे इसे अत्यंत आनंद हुआ है। राजकुमारी चाहती है कि आप जब तक यहाँ हैं, आपकी पुत्री राजमहालय में उन्हीं के सानिध्य में रहे। आपको इसमें कुछ आपत्ति है? महाराज ने छिपी दृष्टि से रत्न विक्रेता की पुत्री को देखकर कहा, जो कि मंद मंद मुस्कान से राजा के वचन का स्वागत कर रही थी। रत्न विक्रेता ने कहा, अरे ये तो उसका परम सौभाग्य है। राजकुमारी उसे अपने साथ ले जा सकती है। यहाँ तो प्रदेश में देव ये अकेलापन बहुत अनुभव करती है। राजकुमारी ने हंसकर रत्न विक्रेता की कन्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो सखी, हम लोग बहुत आनंद से रहेंगे। उसने विनय से मस्तक झुकाया। प्रधान दास ने उत्तरी वासक उसके कंधे पर डालते हुए अवसर पाकर धीरे से उसके कान में कहा, वैशाखी की रात को 4 दंड रात्रि व्यतीत होने पर, और वो विनय से झुकता पीछे हट गया। रत्न विक्रेता की पुत्री ने, जो कि वास्तव में कुंडनी थी, पिता के चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने दृष्टि विनिमय किया। महाराज राजकुमारी और रत्न विक्रेता की कन्या को लेकर चले गए। उनके जाने पर रत्न विक्रेता ने द्वार बंद करने का आदेश दिया। फिर एकांत पाकर अपने नकली केश और परिच्छद उतार फेंका। दास भी निकट आ खड़ा हुआ। सब ठीक हुआ ना सोम? हाँ आर्य, सेनापति भद्रिक की सहायता मिल जाएगी ना? सब ठीक हो गया आर्य, सब ठीक है। आयुष्मान अश्वजीत अपना कार्य कर रहा है? जी हाँ, वो लोहार बना हुआ है। चंपा के संपूर्ण मागध नागरिकों को उसने सशस्त्र कर दिया है। बहुत अच्छा हुआ। वे कितने हैं? 1200 से अधिक। ठीक है। सेठी धनिक ने भी चंपा के बहुत से सार्थवाहों की हुंडियां मेरे आदेश पर खरीद ली हैं। वैशाखी के दिन प्रभात ही वे भुगतान मांगेंगे। मैं जानता हूं कि राजकोष में स्वर्ण नहीं है। महाराज दधिवाहन मेरे रत्नों के मूल्य में जो स्वर्ण देंगे, वो चंपा के स्वर्ण वड़िकों से लेकर बस खाली हो जाएंगे और वे नगर सेठी की हुंडियां नहीं भुगता सकेंगे। इसी बीच मागध नागरिक नगर में विद्रोह कर देंगे और ये हुंडियाना ही उसका कारण हो जाएगा। क्यों? किंतु कुंडनी, वो अपना मार्ग खोज लेगी। वैशाखी की रात्रि के चौथे दंड के प्रारंभ होते ही दधिवाहन मर जाएगा। ठीक उसी समय चंपा दुर्ग के पश्चिमी बुर्ज पर
मागध तुरही बजेगी और समय तक तमाम प्रहरी वश में किए जा चुके होंगे। इसके बाद 2 ही घड़ी में उन्मुक्त द्वार से मगध सेनापति प्रविष्ट हो दुर्ग अधिकृत कर लेंगे। क्या उत्तम योजना है। अब मैं इसी क्षण प्रस्थान करूंगा। तो मेरे रोगी होने का प्रचार करना तथा बैशाखी पर्व तक सब कुछ इसी भांति रखना, परंतु किसी से भेंट करने में असमर्थ बता देना, ठीक है ना? जैसी आज्ञा। किंतु ठहरो तुम सोम, बैशाखी के दिन 4 दंड रात्रि रहते ही श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करना। चंपा दुर्ग पर मागधी पताका देखने के लिए प्रभात तक रुकना नहीं, वहां सम्राट विपन्नावस्था में है। इतना कहकर मगध महामात्य ने आसन त्याग कर ताली बजाई। एक दास ने निकट आकर अभिवादन किया। अमात्य ने कहा, कितनी रात्रि गई अब है? रात्रि का द्वितीय दंड प्रारंभ है आर्य, और मेरा अश्व वो तैयार है। कहाँ है? निकट है, उसी उपत्यका के प्रांत में। ठीक है। अमात्य आगे बढ़े। सोम ने कहा, क्या मेरा असुर आर्य का पथ प्रदर्शन करे? नहीं, मेरी व्यवस्था है। और वे एकाकी ही अंधकार में अदृश्य हो गए। असम साहस। तो आयुष्मान सोम, तुम्हारी योजना असफल हुई? ये क्यों बनते सेनापति? कल ही बैशाखी पर्व है, हम कुछ भी तो नहीं कर सके। बनते, हमें अभी काम करने के लिए पूरे 5 प्रहर का समय है। इन 5 प्रहरों में हम क्या कर लेंगे? दुर्ग पर आक्रमण के योग्य हमारे पास सेना कहाँ है? बनते यार, इन 4 दिनों में हम जो कुछ कर पाए हैं वो सब परिस्थितियों को देखते क्या संतोषप्रद नहीं है? अवश्य है, परंतु इससे लाभ? मेरी समझ में तो हमारा सर्वनाश और 4 दिन के लिए टल गया। अब तो तुम आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं हो। नहीं बनते सेनापति, कल सूर्योदय से पूर्व हम दुर्ग अधिकृत कर लेंगे, विश्वास करिए। तो क्या तुम्हें किसी देवी सहायता की आशा है? अरे नहीं बनते सेनापति, मैं अपने पुरुषार्थ पर निर्भर हूं। तो तुम्हें अब भी आशा है? आशा नहीं बनते सेनापति, मुझे विश्वास है। परंतु आयुष्मान, तुम करना क्या चाहते हो? ओ, कल सूर्योदय होने पर आप देख लीजिएगा। सोम, तुम कोई असम साहस तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें किसी घातक योजना की अनुमति नहीं दूंगा। नहीं नहीं, हमारा कार्य अतिशय गुरुतर है सेनापति, और मेरी योजना भी वैसी ही गंभीर है। परंतु आप तनिक भी चिंता न कीजिए, आप केवल परिणाम को देखिए। कल सूर्योदय से पूर्व ही दुर्ग पर मागधी झंडा फहराते देखेंगे आप। लेकिन कैसे आयुष्मान, कैसे? बनते सेनापति, कृपया कर आप अभी मुझसे कुछ न पूछें। हाँ, आज की रात का संकेत शब्द क्या है, कृपया मुझे यह बता दीजिए। अब जब तुम यही सब कर रहे हो तो फिर असम साहस ही सही। बहुत ठीक, अब आप विश्राम कीजिए। अभी 1 दंड रात गई है, मुझे बहुत समय है। मैं तनिक अपने आदमियों को ठीक ठाक कर लूं। तुम्हारा कल्याण हो आयुष्मान। और कुछ? बस कृपया याद रखिए कि रात्रि के 4थे दंड में ज्यों ही चंपा दुर्ग के दक्षिण द्वार पर मागध तुरही बजे, आप ससैन्य दुर्ग में प्रविष्ट होकर दुर्ग को अधिकृत कर लें। दुर्ग द्वार आपको उन्मुक्त मिलेगा। सोम ने अवनत होकर सेनापति भद्रिक को अभिवादन किया और तेजी के साथ पट मंडप से बाहर हो गए। सेनापति आश्चर्यचकित खड़े उसे देखते रह गए। बाहर आते ही रात्रि के अंधकार में एक वृक्ष की आड़ से निकलकर अश्वजित उसके निकट आया। उसने आते ही सोम के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, सब ठीक है मित्र। और वो माझी अपने नाव सहित वहां चंदन के कछार में छिपा हुआ है, उस पर विश्वास तो किया जा सकता है ना मित्र? पूरा मित्र, पूरा। तो मित्र, स्मरण रखना कि मगध का भाग्य इस समय उसी माझी के हाथ में है। चिंता न करो, वो पूरे विश्वास के योग्य है मित्र। अच्छा, तो चलो उसके पास। दोनों व्यक्ति धीरे धीरे निशब्द पत्थर के छोटे बड़े ढोकों को पार करते हुए उसी सघन अंधकार में चंदन नदी के उस कछार पर पहुंचे, जहां वो मछुआ अपनी नाव को एक वृक्ष से बांधे चुपचाप बैठा था। नदी के हिलोरों से नाव उथल पुथल हो रही थी। अश्वजित ने संकेत किया। संकेत पाते ही माझी कूदकर उसके निकट आ गया। निकट आकर उसने दोनों को अभिवादन किया। सोम ने आगे बढ़कर उस अंधकार में उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है मित्र? भंते आर्य, मैं सोमक माझी हूं। तो मित्र सोमक, तुम्हें मालूम है कि आज की रात तुम्हें एक जोखिम से भरा काम करना होगा, जिसमें तनिक भी असफल हुए तो बहुत भारी हानि होगी। हमें दक्षिण बुर्ज तक जाना होगा, वहां नाव को टिकाए रखना होगा। जानते हो यह जान जोखिम का काम है। भंते आर्य, हम लोग तो तुच्छ मछलियों के लिए नित्य जान जोखिम करते ही रहते हैं, आप तनिक भी आशंका न करें। आश्वस्त हुआ मित्र। तो फिर कब उपयुक्त समय होगा? 4 दंड रात्रि व्यतीत होने पर भंते, तब चंदना में ज्वार आएगा। नहीं मित्र, 3 दंड रात्रि व्यतीत होने पर। लेकिन इसमें तनिक भय है सेनापति, किंतु कोई हानि नहीं, ऐसा ही होगा। ये तुम्हारा पारिश्रमिक है मित्र,
सोम ने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली उसके हाथों में थमा दी। फिर धीरे से कहा, और हाँ, तुम्हारी नाव में 20 आदमी बैठ सकते हैं ना? बहुत आराम से भंगते सेनापति। तब ठीक है, सावधानी से यहीं प्रतीक्षा करना मित्र। आप निश्चिंत रहिए भंते आर्य। सोम ने वहां से हटकर अश्वजित से कुछ परामर्श किया और अश्वजित तेजी से किंतु निशब्द एक ओर को चला गया। फिर सोम भी लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए एक ओर को तेजी से चले। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।